नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के दूसरे भाग मित्र लाभ की अगली कहानी व्यापारी के पुत्र की ये है। किसी नगर में सागरदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके लड़के ने एक बार एक बहुत महंगी पुस्तक खरीद ली। उस पुस्तक में केवल एक ही श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। इसलिए मैं किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर न दुखी होता हूँ और न किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य ही करता हूँ, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। उस पुस्तक को सागरदत्त ने पढ़ा। उसमें केवल एक श्लोक को देखकर उसने अपने पुत्र से पूछा, तुमने इस पुस्तक को कितने में खरीदा? पुत्र ने उत्तर दिया, 100 में। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागरदत्त क्रोधित हो गया और बोला, अरे मूर्ख, तुमने एक श्लोक की पुस्तक को 100 रुपये में खरीदा है। आगे चलकर तुम कमाई क्या खाक करोगे? तुम जैसे मूर्ख को अब मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। सागरदत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकलकर एक दूसरे नगर पहुंच गया। वहां उसने अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ रख लिया। वह उस नगर में प्राप्तव्य अर्थ के नाम से पहचाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद नगर में एक उत्सव मनाया जा रहा था। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी एक सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने आई। वह उत्सव का आनंद ले रही थी तो वह एक देश के राजकुमार पर मोहित हो गई और अपनी सहेली से बोली, सखी, जिस प्रकार भी हो सके इस राजकुमार के साथ मेरा समागम कराने का प्रयास करो। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और उससे बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी दशा बिन पानी के मछली जैसी हो गई है। आप तुरंत उनके पास न गए तो मरने के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई मार्ग नहीं रह जाएगा। इस पर उस राजकुमार ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और किस प्रकार पहुंच सकता हूं। राजकुमारी की सहेली बोली, आप रात्रि के समय राजमहल के बाहर आ जाना। राजकुमारी के शयन कक्ष से एक चमड़े की मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना। इतना बताकर राजकुमारी की सहेली तो वापस लौट गई, किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर राजकुमार ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग से व्यापारी का पुत्र प्राप्तव्य अर्थ उधर से निकल रहा था। उसने महल से एक रस्सी लटकी हुई देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे राजकुमार समझकर उसका खूब स्वागत सत्कार किया, उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाया और उसे अपनी शैया पर लिटा दिया और स्वयं भी उसके साथ लेट गई। व्यापारी पुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर आपको अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को पति रूप में वर्ण नहीं करूंगी। व्यापारी पुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत लेटा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है? तब व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्य वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजकुमारी को संदेह हो गया। उसने तत्काल अपने शयन कक्ष से चुपके से उसे बाहर भेज दिया। व्यापारी पुत्र वहां से निकलकर एक पुराने मंदिर में विश्राम करने चला गया। संयोग से नगर रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसी मंदिर में आया हुआ था। व्यापारी पुत्र को वहां लेटे हुए देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। नगर रक्षक बोला, यह तो निर्जन स्थान है, आप मेरे स्थान पर जाकर सो जाइए। व्यापारी पुत्र ने उसकी बात को स्वीकार तो कर लिया, किंतु अर्ध निंद्रित होने के कारण नगर रक्षक के बताए स्थान की बजाय किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इस स्थान पर उसी नगर रक्षक की कन्या विनयवती किसी पुरुष के प्रेम में फंसी हुई थी। उसने उस स्थान पर उसे आने का संकेत दिया हुआ था जहां प्राप्तव्य अर्थ पहुंच गया था। विनयवती वहां सोई हुई थी। व्यापारी पुत्र को आते हुए देखकर विनयवती ने यही समझा कि उसका प्रेमी आ गया है। वह प्रसन्न होकर उसका स्वागत सत्कार करने लगी। जब वह व्यापारी पुत्र के साथ अपनी शैया पर सोई तो उसने पूछा, क्या बात है, आप मुझसे निश्चिंत होकर बातचीत नहीं कर रहे हैं? व्यापारी पुत्र ने वही वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। विनयवती को शर्मिंदगी महसूस होने लगी।
वह समझ गई कि बिना विचारे करने का उसे यह फल मिल रहा है। उसने तुरंत उस व्यापारी पुत्र को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। व्यापारी पुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया। उसके सामने वर कीर्ति नामक वर बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर जा रहा था। वह भी उस बारात में शामिल हो गया, उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर पहुंची, उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। उसे देखकर भय के कारण सभी बाराती वर को लेकर वहां से भाग गए। कन्या पक्ष के लोग भी घबराकर घरों में घुस गए। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्त वह अर्थ ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से उस कन्या को संभाला और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा लठ लेकर हाथी पर पिल पड़ा। लठ की चोट से भयभीत होकर वह हाथी वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर वर कीर्ति अपनी बारात के साथ वापस लौटा, किंतु तब तक विवाह का मुहूर्त निकल चुका था। उसने देखा कि उसकी वधू किसी अन्य नौजवान के साथ सट कर खड़ी हुई है और नौजवान ने उसका हाथ थामा हुआ है। यह देखकर उसे क्रोध आ गया और अपने ससुर से बोला, आपने यह उचित नहीं किया। अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देने के स्थान पर किसी अन्य के हाथ में दे दिया है। उसकी बात सुनकर सेठ बोला, मुझे स्वयं भी नहीं मालूम कि यह घटना कैसे घटी। हाथी के डर से मैं भी तुम सब लोगों के साथ यहाँ से भाग गया था, अभी अभी वापस लौटा हूँ। सेठ की बेटी बोली, पिताजी, इन्होंने ही मुझे मृत्यु से बचाया है, अतः अब मैं इनको छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार विवाद बढ़ गया और रात्रि भी समाप्त हो गई। प्रातःकाल वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमारी भी वहां पहुंच गई थी। विनयवती ने सुना तो वह भी तमाशा देखने वहां जा पहुंची। स्वयं राजा भी इस विवाद की बात सुनकर वहां चला आया। उसने व्यापारी पुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ। व्यापारी पुत्र ने उत्तर में यही कहा, मनुष्य प्राप्त व अर्थ को ही प्राप्त करता है। उसकी बात सुनकर राजकुमारी बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। तब विनयवती कहने लगी, इसलिए मैं विगत बात पर पश्चाताप नहीं करती और मुझको उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए यह सब पहेली बन गया था। उसने सब कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया कि युवक ने सबको अभयदान दिया है, तो उसने अपनी राजकुमारी को संपूर्ण अलंकारों से युक्त करके 1000 ग्रामों के साथ अत्यंत आदरपूर्वक प्राप्त व अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपना पुत्र भी मान लिया। इस प्रकार उसने उस व्यापारी पुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। नगर रक्षक और नगर सेठ ने भी उसी प्रकार अपनी अपनी कन्याओं को व्यापारी पुत्र को सौंप दिया। तीनों कन्याओं से विवाह कर व्यापारी पुत्र आनंदपूर्वक राजमहल में रहने लगा। बाद में उसने अपने समस्त परिवार को भी वहां बुला लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसे जो मिलना है वह मिलकर रहेगा। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।